टेम्परेचर कैसा है, इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए हमने एक लंबा सफर तय किया है। थ्योरीज बनते गए, उनमें इम्प्रूवमेंट्स होते गया और नए थ्योरीज बनने लगे। लोग कहते हैं कि इस सफर का सही मायने में शुरुआत करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के खोज में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। वो कोई और नहीं थे बल्कि वे थे जोसेफ जॉन थॉमसन। और उन्होंने एटम का जो मॉडल प्रपोज किया था, उस मॉडल को कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। आज के इस वीडियो में हम इसी प्लम पुडिंग मॉडल पर डिस्कस करेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से जे थॉमसन इस मॉडल तक पहुंचे। ये प्लम पुडिंग मॉडल एग्जैक्टली कैसा है, इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जे थॉमसन उस प्लम पुडिंग मॉडल के कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे थे। इसके लिए हमें ये पता लगाना होगा कि उस समय जब थॉमसन ने ये प्रपोज किया था, उस समय हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या था इसी के रिगार्डिंग। तो उस समय हमें पता था कि एटम्स जो है उसमें कोई नेट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, दैट मीन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। और साथ ही साथ जे थॉमसन ने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। अब इन दो इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए जे थॉमसन के पास 3 ऐसे प्रोबेबल मॉडल्स थे, पॉसिबल मॉडल्स, जिनमें से सिर्फ एक को उन्होंने चूज किया। उन 3 मॉडल्स में से पहला मॉडल जो उन्होंने कंसीडर किया था वो ये था कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये पेयर बना के रहते हैं एटम्स में। दूसरा जो प्रोबेबल मॉडल उन्होंने कंसीडर किया था वो ये था कि एक एटम के सेंट्रल रीजन में, बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसी के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और तीसरा प्रोबेबल मॉडल उन्होंने कंसीडर किया था कि जो एटम है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एटम में यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसी पॉजिटिव चार्ज का जो स्पेस है उसी स्पेस में जगह बनाए रहता है। इन 3 पॉसिबल मॉडल्स में से थॉमसन ने तीसरे मॉडल को चूज किया। इस मॉडल के हिसाब से जो पूरा का पूरा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसी में अलग अलग जगह पे स्पेस बनाए नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जैसे कि मानो वो चिपका हुआ हो। और इसी से इसका नाम पड़ा प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि प्लम पुडिंग जो है एक तरह का डेजर्ट होता है, एक तरह का मीठा होता है जो कि केक की तरह होता है और इसमें काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम वगैरह रहता है। तो यहाँ पर ये जो पुडिंग है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज के स्पेस को, और ये जो पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू वगैरह है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये तो था प्लम पुडिंग मॉडल। अब इस पूरे इंसिडेंट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ था। आपको याद है जो 3 मॉडल्स में से दूसरा मॉडल था, सेकंड प्रोबेबल मॉडल जो कि थॉमसन ने कंसीडर किया था, वो क्या था कि एक एटम के सेंट्रल रीजन में पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इसे जहन में बिठा लिया थॉमसन के ही एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंट्स हांस गेगर और अर्नेस्ट मार्सडन से एक एक्सपेरिमेंट करवाया, जिसे कि आज हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने थॉमसन के इस सेकंड प्रोबेबल मॉडल को ही स्ट्रेंथन करते हुए अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है।
आज हम बात करेंगे गीगर-मार्स्टन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि इसी एक्सपेरिमेंट का देन है कि ये जो एटॉमिक मॉडल है इसका कॉन्सेप्ट लोगों के सामने क्लियर हुआ, ज्यादा क्लियर हुआ। इसका सिग्निफिकेंस को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि उस दौरान और उससे पहले लोग क्या मानते थे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो लोग ये माना करते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा स्पेस एक्वायर करके रखता है और इसी के चारों तरफ या इसी के ऊपर चिपका हुआ रहता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सो नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर यहां से चिपका हुआ रहता है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है और चूंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है पहली बार जे थॉमसन ने दिया था तो इसे थॉमसन मॉडल भी कहा जाता है। सो हम इसे प्लम पुडिंग मॉडल और साथ साथ थॉमसन मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन मॉडल, सो प्लम पुडिंग मॉडल। सो ये माना जाता था पहले, ये जो आप देख रहे हैं ये है नेगेटिव चार्ज। सो ये नेगेटिव चार्ज है और इस मॉडल के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे स्पेस को एक्वायर कर रखा है। सो पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरा का पूरा स्पेस एक्वायर कर रखा है। सो ये था थॉमसन मॉडल जो कि उस दौरान लोग माना करते थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, एटम का मॉडल ऐसा नहीं है, कुछ और है। तो कुछ और क्या है इसे समझने से पहले चलिए देख लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था और उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम के हिसाब से कैसे हमने ये समझ लिया कि ऐसा मॉडल, थॉमसन मॉडल, एटम का नहीं हो सकता है। तो ये है उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप। यहां पर आप जो ये देख रहे हैं ये एक कलेक्टर है और कुछ नहीं है। और यहां पर ये है सोर्स, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, मतलब कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अंदर। आगे यहां पर जो फेस हमें नहीं दिख रहा उस फेस में एक छेद है, उस छेद से अल्फा पार्टिकल बाहर की तरफ निकलेगा। और यहां पर देखिए एक छोटा सा स्लिट है, खाली जगह है, जहां से कि अल्फा पार्टिकल इस तरह से बाहर निकल जाएगा और पीछे जाके यहां पर इस शीट से टकराएगा। ये एक गोल्ड लिफ है, बहुत पतला गोल्ड लिफ है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि यह है गोल्ड शीट, बहुत ही पतला गोल्ड शीट। ये कितना पतला है, इसका अगर थिकनेस आप देखें तो ये थिकनेस है बहुत कम, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 इतना मीटर, 10⁻⁻3 मीटर जो है ये 1 मिलीमीटर होता है। तो आप अगर इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो आप पाएंगे ये होगा 2.1 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर। तो समझने के लिए आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये है 21 इंटू 10⁻⁻5। सो 21 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 21/1,00,000 इतना मिलीमीटर। तो ये बहुत पतला शीट है। अब होता यह है कि इंसिडेंट करता है अल्फा पार्टिकल्स यहां पर इस शीट में और ये स्कैटर कर जाता है। उस स्कैटरिंग के रिजल्ट से ही हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं रेडिएशन कैसे जाएगा। यहां से रेडिएशन इस तरह से फॉल करता है। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। उसका बीम है, अल्फा पार्टिकल बीम है। ये इंसिडेंट करता है और इंसिडेंट करने के बाद ये स्कैटर कर जाता है इस तरह से। और जो रिजल्ट में पाया गया इस एक्सपेरिमेंट में, वो रिजल्ट ये है कि सबसे पहले ये पाया गया कि जो 0.14% अल्फा पार्टिकल्स है। सबसे पहले तो समझ ले 0.14% कितना हो सकता है। 10,000 में से 14, सिर्फ 14, 10,000 में से
10,000 में से सिर्फ 14 पार्टिकल जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट करता है। मतलब 10,000 में से 9,986 अल्फा पार्टिकल जो है वो लगभग बिना डेविएट किए ही आगे बढ़ जाता है। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है इस तरह से इस बीम से आगे बढ़ते हुए बिना डेविएटेड हुए ही इंसिडेंट कर जाएगा पीछे स्क्रीन में या कलेक्टर में। बहुत बहुत कम, इतना बहुत कम वो डेविएट करता है 1 डिग्री से ज्यादा। और भी ये पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ 0.0125% पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल्स, अब इसका इस परसेंटेज का मतलब भी समझ ले, 8,000 में से सिर्फ एक। सो इतना कम अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट किया। इस फिगर में देखे एक वैसा दिखाया गया है पार्टिकल जो कि ये वाला है। तो मतलब क्या निकला इससे? मतलब यही निकला कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडेविएटेड आगे बढ़ गए। अगर ये प्लम पुडिंग मॉडल सही होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो है एक एटम के सारा स्पेस को एक्वायर कर रखता है, तो फिर सारे के सारे जितने भी अल्फा पार्टिकल यहां इंसिडेंट कर रहा है सारे के सारे रिबाउंड हो जाते। ऐसा नहीं हुआ, ज्यादातर पास कर गया। तो ज्यादातर जब पास कर गया इस गोल्ड शीट को, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा खाली जगह है एटम में। सो कंक्लूजन ये निकला कि एटम ज्यादातर खाली है और पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज का जो रीजन है जिसे कि हम बाद में न्यूक्लियस कहने लगे, ये बहुत छोटा होगा। ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा, इसीलिए तो ज्यादातर यहां से पास कर जा रहा। वरना न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज रीजन है वो अगर बड़ा होता, एटम जैसा उसका साइज होता जो कि प्लम पुडिंग मॉडल कह रहा है, तो फिर अल्फा पार्टिकल पास कैसे करता? उसे जगह कहां से मिलता पास करने का? उसे तो रिपेल कर देता। चूंकि अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल है हीलियम का ही आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये तो रिपेल्ड हो जाता न्यूक्लियस से। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर एटम जो है वो खाली होता है और हमें आज पता भी है ये। सो ज्यादातर मास जो है वो कंसंट्रेटेड है एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन में जिसे कि हम अभी कहते हैं न्यूक्लियस। और उन्होंने ये भी कंक्लूड किया था कि जो न्यूक्लियस है वो तो बीच में है ही, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं हो सकता है, स्टैटिक नहीं हो सकता। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये अगर ये रिवॉल्व नहीं कर रहा हो तो होगा ये कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है ये तो इसे अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट कर लेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ सट जाएगा, और सट गया तो फिर ये प्लम पुडिंग मॉडल आ गया जो कि नहीं हो सकता क्योंकि खाली जगह चाहिए होगा इन अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड शीट को पार करने के लिए। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो चारों तरफ घूम रहे हैं इस न्यूक्लियस के। तो ये था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का आउटकम। आगे चल के हम ये देखेंगे कि ये जो मॉडल है, जिस मॉडल पे अभी हम बात कर रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल जिसे कहा जाता है, इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं। ये सही तो है, गलत नहीं कहा जाता इसे, ये सही है, लेकिन ये कुछ हद तक सही है। इससे भी बेहतर मॉडल है बोर्स मॉडल, जो कि इसके ड्रॉबैक्स को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने यह कंक्लूड किया था कि एटम ज्यादातर खाली होता है, एम्प्टी होता है, और बीच में इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिसाइड करता है बिल्कुल सेंटर में। इसका जो मैसिव पार्ट है और इसका सारा पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करता है, और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ ये घूमते रहता है, ये रिवॉल्व करता है एक एटम को, या फिर न्यूक्लियस को मुझे कहना चाहिए, सेंटर को, उस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर को। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक पे। देखिए, अगर ये
जो इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है, ये अगर रिवॉल्व करेगा, अगर कांस्टेंट स्पीड से भी रिवॉल्व करे तो भी इसका वेलोसिटी जो है वो चेंज करेगा। मान ले इसका कांस्टेंट स्पीड x है, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये इस डायरेक्शन में x के स्पीड से प्रोपगेट कर रहा है या आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जब ये कुछ दूसरे ही जगह पे पहुंच जाएगा, ये यहां से मान ले कुछ आगे बढ़ जाता है, यहां पर अगर आप इसका स्पीड देखें तो मान ले कांस्टेंट स्पीड है, तो x ही इसका स्पीड है, पर डायरेक्शन तो चेंज हो गया, तो इसका वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। हमें पता है वेलोसिटी जब कंटिन्यूअसली चेंज होता है तो उसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। और हमें यह भी पता है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर ये एक्सीलरेशन में रहता है तो हम कह सकते हैं कि वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी रहता है, कुछ ना कुछ एनर्जी रहता है। इसका मतलब अगर कॉन्स्टेंटली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करे, ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये हमेशा घूम रहा है और हमेशा घूमने का मतलब है हमेशा ये एक्सेलरेटेड है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। इसका मतलब हमेशा ये एनर्जी जो है ये लूज करेगा। तो एनर्जी जब ये लूज करेगा तो इसका जो ऑर्बिट है ये छोटा होते जाएगा, और ये ऑर्बिट छोटा होते हुए एक समय ऐसा आएगा जब इसका एनर्जी बहुत घट जाएगा और ये जाके न्यूक्लियस में समा जाएगा। तो जब ये न्यूक्लियस में समा जाएगा तो इसका जो साइज होगा, एटॉमिक साइज होगा, वो तो न्यूक्लियस के साइज का हो जाएगा। तो फिर जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें आउटकम मिला वो तो फिर गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को लूज नहीं कर सकता है इस तरह से कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करने के कारण, तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल में कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक है। और इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करते हुए नया एटॉमिक मॉडल लाया गया और इसे लाया बोर ने, जिसे कि बोर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है।